आपका प्रोकैरियोट सेल्स का कुछ स्ट्रक्चर था। अब इसके अलावा एक स्ट्रक्चर जो हम लोग बात किए जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला का हम लोग बात कर रहे थे। ये समझिए सेल वॉल है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेल वॉल है, और ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है कि फ्लैजिला का हम लोग क्या बोले, फ्लैजिला में 3 पार्ट होगा। फ्लैजिला 3 पार्ट। एक है बेसल बॉडी, एक क्या है, बेसल बॉडी, दूसरा है हुक, और तीसरा है फिलामेंट। ठीक है, अब जो ये बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी को देखिएगा तो ये बेसल बॉडी इम्बेडेड होता है। बेसल बॉडी आर इम्बेडेड इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसल बॉडी क्या होगा, इम्बेडेड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इम्बेडेड होगा, धंसा हुआ रहेगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, और इसी को हम लोग बोलेंगे बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी में, इस बेसल बॉडी को अगर देखिएगा तो इस बेसल बॉडी में आपको 4 रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 रिंग मिलेगा। अब ये 4 रिंग कौन कौन सा होगा, ये देखिए, एक होगा, 2 होगा इसमें सेल वॉल वाले पोर्शन में, और 2 होगा सेल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ये पूरा, मतलब ये मत समझ जाइए कि ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा थिकनेस हम लोग क्या ले रहे हैं, ये पूरा थिकनेस अगर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा थिकनेस क्या लिए, सेल वॉल, और ये जो पूरा का पूरा थिकनेस है इसको हम लोग लिए सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें जो इम्बेडेड स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग कह दिए बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी में आपको 4 रिंग मिलेगा, 2 रिंग मिलेगा सेल वॉल वाले पोर्शन में, और 2 रिंग मिलेगा आपको सेल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में। इसका नाम होगा L एंड P, और अंदर जो रहेगा इसको बोलेंगे S एंड M। तो ग्राम हो गया। अब आइए, बेसल बॉडी से जो कनेक्टेड स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग कहेंगे हुक। ये होगा, कनेक्ट करेगा बेसल बॉडी और फिलामेंट को, ये स्ट्रक्चर कहलाया हुक। और इधर हो गया आपको फिलामेंट, ये क्या कहलाएगा, फिलामेंट। ठीक है, तो 3 पोर्शन होगा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, अगर ग्राम निगेटिव में देखिएगा तो ग्राम निगेटिव में सिर्फ आपको, ग्राम निगेटिव में चारों मिलेगा, LP SM। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ आपको SM मिलेगा, LP क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब जो ये फिलामेंट है इसमें आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, यूनिस्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये बना हुआ रहता है मेडअप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ये आपको एक MCQ आ सकता है कि फ्लैजिला क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, तो फ्लैजिला क्या चीज़ से बना हुआ रहेगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो फ्लैजिला का फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फ्लैजिला जो है ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब इसके अलावा जो हम लोग स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे वो स्ट्रक्चर क्या था, एक था पिलाई। पिलाई एंड फिमरी बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, कह सकते हैं कि अलग अलग इंटरचेंज करके, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए।
पहले तो पिलाई और फिमली ये मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद नहीं करेगा। पिलाई जो है ये डेवलप करता है, इट डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, ये एक आउटग्रोथ के जैसा डेवलप करेगा, ठीक। जो पिलाई होगा बैक्टीरियल सेल सरफेस पे, और ये इन रेस्पॉन्स टू, कहिए फर्टिलिटी फैक्टर एक होता है, इन रेस्पॉन्स टू फर्टिलिटी फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं F+, ठीक। ये F+ एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जीन होता है बैक्टीरिया में, जिसके वजह से पिलाई डेवलप करेगा। और पिलाई जो है एक बैक्टीरिया का एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, कंजुगेशन, उसमें मदद करेगा। क्या चीज़ में? इट हेल्प्स इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में मदद करेगा। ये एक प्रोसेस है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का। सिंपली समझिए कंजुगेशन में क्या होगा कि दो बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल मान लीजिए ये है और एक बैक्टीरियल सेल ये है। अब एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, बड़ा जैसा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे पिलाई। ये क्या कहलाएगा? पिलाई। अब ये पिलाई के मदद से क्या करता है कि अपना डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए है अगर, तो ये बैक्टीरियल डीएनए पिलाई के मदद से इसको ट्रांसफर कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। क्या कहेंगे? कंजुगेशन। और ये जब इसको ट्रांसफर कर देगा इस बैक्टीरिया को, जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होगा, इसको बोलेंगे F+ और इसको बोलेंगे F-, मीन्स एक F+ बैक्टीरिया और एक F- बैक्टीरिया दोनों क्लोज आएगा। F+ एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, ठीक है। और पिलाई के मदद से ये अपना डीएनए इसको ट्रांसफर कर देगा। जब डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों बैक्टीरियल सेल जो है, एक ये और एक ये, दोनों जो बैक्टीरियल सेल है, दोनों बैक्टीरियल सेल अब F+ हो जाएगा। समझ में आया? कंजुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरियल सेल आपस में क्लोज होगा, ठीक है। क्या होगा? क्लोज आएगा, जिसके पास F+ होगा, ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं पिलाई। और पिलाई के मदद से ये अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा इस बैक्टीरिया को। फिर जब दोनों सेपरेट होगा तो दोनों के पास अब डीएनए होगा और दोनों बैक्टीरिया आप कहलाएगा F+। तो ये पिलाई का काम है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है जिसका हम लोग बात कर रहे थे वो है फिमरी, ठीक है। फिमरी शॉर्ट होगा, छोटा होगा, न्यूमरस होगा, ये लेस होता है इन नंबर, लेस इन नंबर 2 to 4 कह सकते हैं, लेस इन नंबर। और ये क्या होगा? शॉर्ट होगा इन कंपेरिजन टू पिलाई। हाई इन नंबर, मान लीजिए 100-150 हो सकता है, हाई इन नंबर। और इसका मेन काम है किसी सरफेस से अटैच्ड होने में मदद करेगा, होल्ड करने में, हेल्प्स इन अटैचमेंट, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल का कहानी है, कथा सुन लिए होंगे। तो बैक्टीरियल सेल क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिला? सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट अगर बात करें तो आउटर मोस्ट में आपको क्या मिला था? आउटर मोस्ट पोर्शन पे ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म में देखें, न्यूक्लियोइड मिलेगा, इसके अलावा प्लाज्मिड मिलेगा, पॉलीराइबोसोम्स मिलेगा, इसके अलावा मेसोजोम भी मिलेगा, फ्लैजिला होगा जो इसको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मदद करेगा। और बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड करेगा वो डिवाइड करता है एमाइटोटिकली, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक। प्रोकैरियोट्स में हम लोग एग्जाम्पल देखे बैक्टीरियल सेल्स का, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में? अब नेक्स्ट आपको प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो भी डाउट हो इस पर एक्सरसाइज कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। एनसीईआरटी में तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, कम इन्फॉर्मेशन मत कहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे को एनसीईआरटी को 1-2 बार रीडिंग लगाइएगा प्रोकैरियोट्स पोर्शन वाले को, और फिर आप लोग इस पर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक। आपको लगभग 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे हर जगह पे। अब आ जाइए प्रोकैरियोट्स के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है ये है यूकैरियोट्स,
यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोट्स में जो सेल्स होंगे, ये सेल्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज का होगा। अगर हम लोग बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो बोला जाता है, इस किसको बोला जाता है? नर्व सेल्स को। अब इस फिगर को, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है। अब सबसे बड़ा क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, लेकिन नीट में देखा गया है क्या किया जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, इस फिगर को स्कैन कर लिया गया, क्वेश्चन में चिपका दिया गया। अब आपको या तो इससे मैच द फॉलोइंग डेवलप किया जा सकता है, या आपको लेबल करने बोला जाता, लेबल करने के लिए कहा जा सकता है। तो दो टाइप का क्वेश्चन जनरली इस टाइप ऑफ फिगर से बनता है। एक हो सकता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। दूसरा मैच द फॉलोइंग में क्या हो जाएगा, नाम, नाम के साथ शेप, ठीक है। या दूसरा क्या होगा कि सिंपली लेबल करना है। तो आप ये फिगर अच्छे से रट लेना है, अच्छे से मीन्स ये फिगर तो पता ही होना चाहिए इतना एटलीस्ट, ठीक। 11th क्लास में आ गए हैं। क्या है, अलग अलग, ये एनसीईआरटी में है, अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स का अलग अलग क्या होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज। बस ज़्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है। तो कौन है इस सेल्स को, अगर देखिएगा 9th क्लास में आप लोग टिश्यू सिस्टम पढ़े होंगे, इस सेल्स को देखिए, ये क्या है, कैसा शेप है, स्पिंडल शेप्ड है। और ये क्या हो गया आपका, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा है, स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स का सेल है। ये सारा जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बाइलोब न्यूक्लियस है, ठीक है। अलग अलग शेप जो है, ये क्या है, डिफरेंट ब्लड सेल्स, ये अलग अलग ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आगे या टिश्यू सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, ये बोन सेल्स है, ये बोन सेल्स है, ठीक है। अब आइए, ये एक बड़ा सा सेल देख रहे हैं, बीच में स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस है इसमें क्या है, पूरा का पूरा फैट भरा हुआ रहता है। इतना ज़्यादा इसमें फैट भरा हुआ रहता है कि इसका न्यूक्लियस एकदम से पेरीफेरी पे छोटा सा हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, फैट सेल्स इसको बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू में पढ़े होंगे फैट सेल्स, ठीक। ये फैट सेल्स हो गया। अब ये इसको देखिए, ये तो दूर से ही पहचान सकते हैं, ये क्या है, नर्व सेल्स है, ये क्या है, नर्व सेल्स। ये आइए, ये क्या है, ये ओवम है, और ये जो दिख रहा है टेडपोल के जैसा, अभी तो डिटेल में हम लोगों को स्ट्रक्चर भी पढ़ना है 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये जो टेडपोल के जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये है स्पर्म सेल्स है, ठीक है, ये स्पर्म है, और ये ओवम है। तो यूकैरियोट्स में जो सेल्स होंगे, ये सेल्स का क्या होगा, अलग अलग शेप होगा, अलग अलग साइज होगा, अलग अलग वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो होगा। क्या होगा, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, ये भी क्या होगा, अलग होगा। अब जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटा होते हैं। अगर छोटा होगा तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आइए सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स में फिगर देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स का, दोनों सेल्स का फिगर देख लेते हैं। प्लांट सेल बचपन से देखते आ रहे होंगे, और एनिमल सेल्स का हम लोगों को करना क्या है, दोनों सेल्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर देखना है, एक बार रिवाइज करना है, रिकैप करना है बचपन के यादों को, ठीक, और फिर इसे डिटेल में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें करना क्या है कि आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ढूंढना है, ठीक है, कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। लाइए
फिगर लाइए। हो जाएगा। हाँ हाँ, दोनों लेफ्ट राइट करके। चलिए अब इस फिगर पे अपने नज़र को टिकाइए और पहले तो ये बताइए विच वन इज़ प्लांट सेल एंड विच वन इज़ एनिमल सेल। कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है? राइट लेफ्ट बताइए, बोलिए अनम्यूट की। राइट इज द प्लांट सेल्स। ठीक है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स है। ठीक, अब आप लोग बताइए कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों में, प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में? अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में सिमिलरिटीज लिखना चालू करें, सिमिलरिटीज, ठीक है, सिमिलरिटीज, क्या क्या सिमिलरिटीज है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? दोनों में न्यूक्लियस होगा। दोनों में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक, बट इधर हम लोग कर लेते हैं प्लांट और इधर कर लेते हैं हम लोग एनिमल। प्लांट सेल्स का अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? पेरीफेरी पे। ऐसा क्यों होता है? पेरीफेरी पे क्यों चले जाता है? यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा स्पेस, साइटोप्लाज्म का एक बड़ा सा स्पेस कौन ले लिया? सेंट्रल वैक्यूल। अब यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रली प्रेजेंट होगा, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसके वजह से इसका जो न्यूक्लियस है डेट मूव्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी। न्यूक्लियस मूव करके कहाँ पे आ गया? पेरीफेरी पे आ गया। एनिमल सेल जो है इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? सेंट्रल होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा? न्यूक्लियस मिलेगा। दोनों में, दोनों का अगर बात करें, दोनों में आपको ER मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों में आपको क्या मिलेगा? गोल्गी बॉडीज मिलेगा। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अलावा दोनों में क्या मिलेगा? दोनों में लाइसोसोम होगा। ठीक है, दोनों में लाइसोसोम के अलावा और क्या मिलेगा सिमिलरिटीज? दोनों में क्या होगा? राइबोसोम, राइबोसोम होगा। दोनों में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और बताइए दोनों में क्या मिलेगा? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ER तो लिख दिए। न्यूक्लियस है दोनों में ER है, GB है, मीन्स गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, CM सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। चलिए इसको भी कर लेते हैं, न्यूक्लियोलस। दोनों में न्यूक्लियोलस मिलेगा। ये तो सिमिलरिटीज हो गया। अब कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस। ठीक, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होगा? सेल वॉल ओनली इन प्लांट। सेल वॉल किस में मिलेगा? प्लांट। और डिफरेंसेस बताइए। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ओनली इन प्लांट। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ओनली इन प्लांट सेल। नेक्स्ट, और कोई? फैन बंद कीजिए, फैन, फैन बंद कीजिए, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, इरिटेटिंग आ रहा है। हाँ,
ठीक है, इसके बाद आइए वैक्यूल्स के अलावा प्लाज्मोडिस्माटा। प्लाज्मोडिस्माटा सेल, दो सेल के बीच का कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसको आप सेल के कंपोनेंट में मत काउंट कीजिए। इसके अलावा आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स ओनली प्रेजेंट इन, कहां पे होगा, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होगा, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में ये डिफरेंसेस है। आप देखिए सेंट्रियोल नहीं मिलेगा प्लांट सेल्स में। सेंट्रियोल दिख रहा है कहीं पे, सेंट्रियोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, एनिमल सेल्स में मिलेगा। और प्लांट सेल्स का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। यही अगर प्लांट एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का बात करें तो एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होंगे, एनिमल सेल में स्मॉल स्मॉल होगा और मोर देन वन होगा, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन स्मॉल होगा। तो ये है आपका सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स का नाम, निक नेम। सेल ऑर्गेनेल्स का कहिए पार्ट्स नहीं, निक नेम। सेल ऑर्गेनेल्स का निक नेम अगर हम लोग बोले, जैसे लाइसोजोम है, लाइसोजोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज हाईवे ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडीज इज नोन एज सिक्रेटरी बॉडी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कह देंगे, ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम लोग कह देंगे ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम्स है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोलस है, उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे, राइबोसोमल फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। तो ये एक तरीका है, अगर आपको निक नेम याद है मीन्स या अदर नेम कहिए, ये अगर सेल ऑर्गेनेल्स का याद है तो एटलीस्ट जो उसका प्राइमरी फंक्शन होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपको याद रहेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये क्या करेगा, एनर्जी बनाने में मदद करेगा। रेस्पायरेशन होगा, यहाँ पे साइट ऑफ रेस्पायरेशन होगा, एटीपी बनेगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होगा और ये एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है खुद के पार्ट को, या बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो आइए थोड़ा सा सब स्क्रीन पे आइए, लाइए सबको। अब वीडियो ऑन कीजिए। कितने लोग आ गए, सब लोग आए थे या कुछ लोग छुट्टी मार लिए? अभिजीत कुमार, समझ में आ रहा है अभिजीत? यस सर। ठीक है, तो जाके घर पे तो है ही, जाके घर पे नहीं, मतलब घर पे ही है। लॉकडाउन में तो यही सुविधा है, घर बैठे आपका क्लास हो रहा है। ठीक, तो घर बैठे जो क्लास हो रहा है, घर पे बैठ के ही आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, नोट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर मॉड्यूल मिल गया है तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बनाइए। ठीक, सबके लिए बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी से आदत लगेगा बैठने का, जो आप लोगों का आदत रहता है 10th क्लास में 1 घंटा पढ़े हो गया, अब आपको 2 घंटे 3 घंटे एक सीटिंग में बैठना पड़ेगा। ठीक, और कहिए 12th आते आते या 11th इंड होते होते आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा।
और 10 से 12 घंटे। और सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा नीट के लिए अराउंड आपको 4 to 5 एटलीस्ट 4 से 5 घंटे मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी मीन्स ये जो क्लास चलता है कोचिंग का, इसके अलावा अदर देन दी कोचिंग का क्लास या स्कूल का क्लास, जहाँ से आप टाइम निकालें, टाइम निकाल के 4 से 5 घंटे पढ़िएगा, तब जाके आपका MCQ सब पे बनेगा। ठीक, और जब तक MCQ नहीं बनाइएगा, कट ऑफ के साथ मैच नहीं खाइएगा। तो अभी से एकदम लग जाइए। बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है, उमंग को कम नहीं होने देना है। ठीक, और गिव अप तो करना ही नहीं है। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा, बायो में तो नहीं लगेगा, आसान सब्जेक्ट है ये, तो सिर्फ पढ़ने वाला है। लेकिन हो सकता है फिजिक्स में लगे कि न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है या कम मार्क्स आ रहा है इनिशियली 1 2 3 4 5 टेस्ट में, तो ये नहीं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हार मान गए। तो ऐसा ये सब दिमाग में अभी लाना है। गिव अप तो करना ही नहीं है। अगर आप एक बार डिसाइड कर लिए हैं कि हमें बायो लेना है, ठीक, और बायो लेके फिर क्या करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, यही ना, और नीट के एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बनना है, यही है। तो जब एक बार डिसाइड कर लिए हैं, तो इस डिसाइड किए हुए अपने डिसीजन को सही ठहराइए। और इसको सही कैसे ठहराइएगा, जब आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिएगा, और मैक्सिमम एफर्ट दीजिए। ठीक, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये अभी से सोचना ही नहीं है कि 2 साल के बाद क्या होगा, नीट पास करेंगे या नहीं करेंगे। आपको एक ही चीज़ करना है, सेल्फ स्टडी करते रहिए, अपना मैक्सिमम एफर्ट देते रहिए, अपने जुनून जज्बात को कम नहीं होने दीजिए। ठीक है, जो उत्साह है कि हाँ अभी नया नया आए हैं तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे कि 11th क्लास है, 11th में कोई बोर्ड एग्ज़ाम होता नहीं, तो पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसा नहीं है, अभी से पढ़िए, 11 12 दोनों आएगा नीट में। तो ये बनाए रखिए और पढ़िए 4 से 5 घंटे तक, ठीक है।